हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारा स्वर वर्ण खत्म हो चुका है और जो भी क्लास नहीं किया है उसके लिए मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लेना। चलो देरी न करके शुरू करते हैं क्लासेस। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनकी उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है ना। हाँ, स्वरों के बिना व्यंजन वर्ण नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए, उदाहरण है क ख ग घ च, ये सब है। देखिए, क बनने के लिए, ठीक है ना, क हलंत प्लस अ होना जरूरी है। ठीक है, इसको हम व्यंजन वर्ण नहीं कर सकते, ये है व्यंजन वर्ण। ठीक है, मतलब व्यंजनों के साथ जो व्यंजन वर्ण है उसके साथ अ जोड़कर पूरा व्यंजन वर्ण होता है। देखते हैं उसके बाद। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ठीक है, सांस या पवन कंठ तालु आदि स्थानों से न रुक कर, ठीक है, सॉरी, रुक कर यदि वो स्वर वर्ण हो जाता है और स्थानों से रुक कर निकलती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना। मतलब जो मतलब मुखांग, क्या मुखांग है, मुखांग का मतलब क्या है? एक कंठ आएगा, तालु आएगा, मूर्धा आएगा, उसके बाद जिह्वा आएगा, ओठ, दांत, ये सब में, ठीक है ना, ये जितना भी मुखांग है, ठीक है ना, मुख जो अंग मुखांग जिसे बोलते हैं, मुखांग में, ठीक है ना, रुक कर या उसके संघर्ष होकर व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो वर्ण, ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हर व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। ठीक है ना। अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे के समझाया कि ए हलंत अ, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, इसमें स्वरों का अभाव है। ठीक है। देखिए, व्यंजन वर्ण में, ठीक है ना, व्यंजन वर्ण में टोटल 45 व्यंजन है। ठीक है ना, टोटल 45 व्यंजन है और स्वर कितना है? ठीक है, 11 है। उसके बाद देखते हैं, देखिए इसके बाद देखते हैं, देखिए इसे क्या कहते हैं? देखो, ये सब व्यंजन वर्ण है। इसे कहते हैं क्या? स्पर्श व्यंजन वर्ण। ये है अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण। ये क्या है? श, ओहो, 200 हो गया ना सर, गलती से 200 हो गया, 100 होगा। स श स ह, ठीक है ना, ऊष्म वर्ण कहते हैं और संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये सब को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कि व्यंजन के प्रकार तीन तीन प्रकार होते हैं व्यंजन वर्ण। एक है स्पर्श व्यंजन वर्ण और एक है अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण और एक है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ओके, देखते हैं। उसके बाद देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है और अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है, हम सबको आज देखते हैं। ठीक है, देखो कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है। स्पर्श का मतलब क्या है? कि छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना होता है। ठीक है ना, छूना। स्पर्श का मतलब क्या? छूना होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, अ, हमारा जो जीवा है, मुंह के, ठीक है ना, जो मुंह है, मुंह के किसी भाग, जैसे कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है और उसके बाद दांत अथवा होठ, होठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन होते हैं। मतलब ठीक है, ये सब मतलब जीवा मुखांग के साथ स्पर्श करते हुए, ठीक है, जिस व्यंजन को बोला जाता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। देखिए, दूसरे शब्द में क्या कहा गया है कि दूसरे शब्दों में ये कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ स्थानों के, ठीक है, स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है, स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन्हें हम
वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान के अलग अलग एकता के लिए हुए वर्णों का विभक्त है। ठीक है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के हैं, ठीक है ना। एक है क वर्ग, क च ट च प जैसे बोलते हैं क, च, ट, त और प, ठीक है ना। देखिए एक क वर्ग, च, ट वर्ग, त वर्ग, ये है प वर्ग। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखिए क वर्ग, क क ग घ ङ, ये कंठ का स्पर्श करता है। ठीक है, कंठ का स्पर्श। च वर्ग तालु, ठीक है ना, तालु। ट वर्ग किसे, मूर्धा। त वर्ग किसे, दंत्य। प वर्ग किसे, ओठ, होठ। देखिए इसको कैसे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से ही बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए देखिए क च ट त प, ठीक है ना। क उसके बाद है च, उसके बाद है ट, उसके बाद है त, उसके बाद है प, ठीक है ना। क च ट त प। जैसे कि हम यदि हमारे मुंह में यदि नीचे क्या आता है, कंठ, उसके बाद क्या आता है तालु। तालु का अर्थ क्या है कि मुंड के, ठीक है ना, जो हमारा जो हेड है उसका निचला भाग क्या है, क्या तालु है। उसके बाद क्या है मूर्धा, ठीक है ना। उसके बाद है क्या है दंत्य है, ठीक है ना। उसके बाद है होठ है, ठीक है, कंठ्य, उसके बाद है तालु, उसके बाद है मूर्धा, उसके बाद है दंत्य, उसके बाद है होठ, ठीक है ना। जैसे कि ये जैसे आप सीरियल से करते हो वैसे ही क च ट त प सीरियल करते हैं से आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरा कंठ्य है, ओके, ये है तालु है, ये है मूर्धा, ठीक है, ये है मूर्धा है, और उसके अंदर है दांत्य है, और ये है मेरा क्या ओठ्य है, ठीक है। तो ऐसे हम जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम जाने से ये क्या क, ये क्या च, उसके बाद क्या है ट, दंत्य क्या है क च ट त, ये क्या है ओ, ठीक है। ये हो गया हमारा कचटा। तब ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अंत्यस्थ। अंत्यस्थ किसे कहा जाता है, य र ल उसको, और उसमें वर्ण है दूसरा स स स स, ठीक है। संयुक्त वर्ण को क्या कहते हैं, क्ष त्र ज्ञ स्र, ठीक है। हम ये अंत्यस्थ, उष्मा और संयुक्त हमें से पढ़ेंगे। देखिए उसके बाद है क से विसर्ग तक सभी व्यंजन है, ठीक है ना। क से लेकर विसर्ग तक के सभी वर्गीय व्यंजन है, ठीक है ना। प्रत्येक व्यंजन के, ठीक है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ का ध्वनि छिपी रहती है, ठीक है। अ के जैसे कि ख युक्त अ ख हैला, अ युक्त अ इक्वल क हैला, ठीक है। मतलब इसके अंदर अ का, ठीक है, अ का, ठीक है, छिपी रहती है, ठीक है ना। अ के बिना कोई भी व्यंजन नहीं हो सकते, ओके। उसके बाद देखते हैं व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाधित होती है। स्वरवन स्वतंत्र है, ठीक है, स्वरवन स्वतंत्र है, और व्यंजन वन स्वर पर आश्रित है। व्यंजन क्या करते हैं, स्वरों को लेकर ही, जैसे कि अ को लेकर ही हम और आ से देखिए जितने सारे स्वर हैं, ठीक है, उनके ऊपर आश्रित हैं। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या है 33, ठीक है। हिंदी रे कितना व्यंजन वर्ण है 33 है, इधर टोटल 45 है, ओके। उसके अंदर देखिए अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, देखिए अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण देखिए, अंत्यस्थ का अर्थ होता है भीतर। अंत क्या होता है, भीतर। उच्चारण के समय, ठीक है, उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण, ठीक है। जिस व्यंजन वर्ण को हम उच्चारित करते समय हमारा वायु, ठीक है, मुंह के भीतर ही रह जाता है, उसे कहा जाता है क्या है, मतलब अंत्यस्थ। जैसे कि अंत का अर्थ होता है मध्य या बीच, और स्थ का अर्थ होता है स्थित, मतलब मध्य में स्थित, मतलब भीतर एवं बीच में, ठीक है, हमारे मुंह में बीच में जो होता है उसे कहा जाता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन क्या क्या है, य र ल व, ओके। देखते हैं उसे, देखिए इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है, ठीक है ना। ये जितने सारे हैं ये स्वर और व्यंजनों का बीच का है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाव को, ठीक है ना, य र ल व, यदि हम इसे मतलब कहेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, और हमारा जो जिह्वा है
ठीक है ना, किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बीच में रह जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको ये क्या अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद है, देखो इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ का परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, ठीक है ना। अतः ये चार अंत्यस्थ व्यंजनों या अर्धस्वर कहलाते हैं, इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन को भी अर्धस्वर कहा जाता है। उसके बाद ये उष्म वर्ण, उष्म का अर्थ होता है गर्म, उष्म का अर्थ होता है क्या है, वो गर्म, ठीक है ना, गर्म। तो जिन वर्णों के उच्चारण में समय, ठीक है, समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराते हुए और सांस में गर्मी पैदा हुआ, जहाँ संघर्ष होता है, जहाँ घर्षण होता है, वहाँ पे क्या होता है, उष्म पैदा होता है। तो इसलिए हाँ, तो श ना, और हाँ, उच्चारण करते समय हमारा जो मुंह से जो वायु आता है, वो वायु संघर्ष होकर आता है, टकराते हुए आता है, तो इसलिए क्या होता है कि उन्हें उष्म वर्ण कहते हैं। उष्म का अर्थ होता है गर्म, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इन व्यंजनों की, ठीक है, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ कर, ठीक है, पता है उस उष्म पैदा होती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। उष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या संघर्ष से होता है, ठीक है ना। ये चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि स आ गया, और स आ गया, और ह आ गया, ठीक है। उसके बाद है सॉरी, और ये वाला स है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं और क्या है, जौनों का उच्चारण करते समय, ठीक है, समय हवा मुख से अलग अलग भागों से टकराते हैं, ठीक है। जब तक जो हम बोलते हैं उसका क्या होता है कि हमारे मुंह में अलग अलग जगह पर टकराता है जीवा, तो उच्चारण के अंगों के आधार पर, उच्चारण के अंगों के आधार पर इसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कंठ्य है ना, देखते हैं, ये देखिए, देखिए कंठ्य मतलब गाले से, ठीक है, देखो क ख ग घ, वो जैसे कि कंठ ना बोला ना, कंठ, उसके बाद है तालु, उसके बाद है मूर्धा, उसके बाद है क्या दंत्य, उसके बाद है ओठ, इसको ही समझा दिया है। देखो तालु, तालव्य क्या है, तालव्य व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, देखिए कठोर तालु में देखो क च ट त, इसके बाद ये है प, ठीक है, ये है, देखिए कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ्य। ओके, आपको ही इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है मैं आपको बता दिया कि क च ट त प, ठीक है, क च ट त प का, ठीक है, क च ट त कैसे याद करोगे कि ऐसे, कि देखो यहाँ पे देखो ये देखो ये हमारा मुंह है, यहाँ पे क्या हुआ, कंठ्य हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, तालु हो गया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, मूर्धा आ गया, उसके अंदर मुंह के अंदर क्या है, दंत्य है, दंत्य आ गया, और इसके ये ओठ आ गया। तो जैसे कि जैसे जैसे ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया क, यह आ गया च, यह आ गया छ, उसके अंदर आ गया क च ट, यह आ गया प, ये ट ये प, क च ट ट प, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, देखो श्वास, ठीक है, श्वास या प्राणवायु, श्वास क्या है, श्वास को प्राणवायु बोलते हैं ना, कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के वायु है ना, प्रक्षेप के दृष्टि में व्यंजन को दो भाग में, जैसे कि ना अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है। देखो अल्प प्राण महाप्राण भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, ये अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण किसे कहा जाता है, देखिए जिनकी उच्चारण में श्वास पूरब से अल्प मात्रा में निकले और जिसमें हो का जैसे ध्वनि, देखो अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए इसको सरल शब्दों में बुझिए, समझिए, इसको छोड़ दो, कि जिन व्यंजनों के, ठीक है, या जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वो अल्प प्राण होता है। जैसे कि हमारा जो स्पर्श व्यंजन होता है, जैसे कि क च ट त प, इसमें है ना जितने सारे हैं, ठीक है ना, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, हम उसको समझा देते हैं। देखिए ये है क, ये है क ख ग घ, ठीक है ना, ये होता है पहला वर्ग, ये होता है द्वितीय, ये तृतीय, ये चौथा, ये पांचवा। तो वहाँ पर क्या क्या है कि अल्प प्राण, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण पहले समझिए, उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा। देखिए महाप्राण, महाप्राण में क्या होता है, इस सरल भाषा में समझिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का मात्रा अधिक आता है, ठीक है, जैसे कि ये दूसरा और चौथा आया है, ठीक है, दूसरा और चौथा क्या महाप्राण, और अल्प प्राण क्या है, पहला, एक, प्रथम, पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब एक 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 के बाद एक, ठीक है। देखिए
देखिए ये आ गया अल्प प्राण, ये आ गया महाप्राण, ये फिर आ गया अल्प प्राण, ये फिर आ गया महाप्राण, ये फिर आ गया क्या अल्प प्राण। देखिए जैसे ही पहला, ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, 1 2 3 यह आ गया अल्प प्राण और 2 और 4 आ गया महाप्राण। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? मतलब एक पहला इतना याद करना है, पहला आ गया अल्प प्राण, अल्प प्राण उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद अल्प प्राण उसको छोड़ दो, उसके बाद है क्या, मतलब ये है पूरा अल्प प्राण, ये पूरा क्या है, ये पूरा अल्प प्राण, ये पूरा क्या है महाप्राण, ये अल्प प्राण महाप्राण, ये है अल्प प्राण। ठीक है, इतना याद करना है। उसके बाद देखिए कि आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हमारा जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा धाड़ी होता है ना, पंक्ति, उसको ही अल्प प्राण कहते हैं, और 2 नंबर और 4 नंबर को, ठीक है, 2 नंबर धाड़ी और 4 नंबर धाड़ी को क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। देखिए, और अघोष और सघोष में क्या होता है, देखिए सघोष ध्वनि क्या कहते हैं, ध्वनि के रूप में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर तंत्र का झंकृत होता है उसको सघोष, ठीक है, और अघोष किसे कहते हैं, जिसका झंकृत नहीं होता है, ठीक है, उससे कहते हैं अघोष। जैसे कि देखो पहला 2 को कहते हैं अघोष, और 3 धाड़ी को कहते हैं क्या है, सघोष। ओके, ये तो आपको याद रह जाएगा। मतलब देखिए अल्प प्राण में, देखिए अल्प प्राण में आ गया 1 3 और 5, महाप्राण में आ गया द्वितीय और चतुर्थ। ओके, और अघोष में आ गया, अघोष में आ गया 1 2, और सघोष में आ गया क्या है 3 4 5। ओके, यह आ गया। इस सब सिर्फ इसको ही याद रखना आपको है। उसके बाद क्या है, देखिए संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन बल किसे कह जाते हैं, जो व्यंजन, ठीक है, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मेल हो के या मिल के, ठीक है, होकर बनते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन बल कहते हैं। ये क्या होता है कि 4 देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए क्ष, क्ष क्या क्या होकर देखते हैं, क स और अ, ठीक है। क्ष जो होता है वो क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ हलंत मिलकर क्ष होता है। देखिए 2 से अधिक ना, देखो ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन है और ये एक स्वर है। त्र क्या होता है, त र और अ। ज्ञ क्या होता है, ज और ज्ञ होता है और अ। स्र क्या होता है, स र अ, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए व्यंजन बना किसे बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजन से मिलकर बनते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक मिलकर होता है क्ष, क युक्त स, त्र त युक्त र, ज्ञ ज युक्त ज्ञ, ये हो जाए। उसके बाद है क्या, स्र स युक्त र, ठीक है। उसके बाद देखते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण में पहले व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरे व्यंजन वर्ण स्वर सहित होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, द्वैत। उसके बाद क्या होता है, द्वितीय व्यंजन, जब तक व्यंजन का अपने सम रूप से, जैसे क युक्त क, च युक्त च, म युक्त म, त युक्त त, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन वर्ण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, संयुक्तक, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित के, देखिए क तो त, ठीक है ना। देखिए अधा ये क होता है और त होता है, स होता है, उसके बाद थ होता है, मतलब ये अरहित होता है, ये र सहित होता है, तो मिलकर क्या कहते हैं, संयुक्तक। ये आपका हो गया। मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन बन जाता है 25 हो गया। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं समझा दूंगा ये क्वेश्चन क्या आता है। देखिए आपको पूछा जाएगा कि व्यंजन की संख्या कितना है। ओके, देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ग 25 आ गया, उसके बाद अंत्यस्थ आ गया 4, उष्मा आ गया 4, संयुक्त आ गया 4। मतलब ये क्या है, 4 4 4 8 4 12, ये हो गया 5 2 7 3 37, टोटल 37 हो गया, ठीक है। 30 मतलब 37 आ गया, और उसके बाद आ गया अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं ना, वो 2 आ गया, और ड और ढ 2 आ गया, टोटल 4 हो गया। तो 37 प्लस 37 7 4 11 नेला 1 4 1 3 4, द टोटल 41, ठीक है।
41 और स्वरों की संख्या कितना है 11, 1 1 2 4 5 टोटल 52। मतलब क्या है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल व्यंजन वर्णों का संख्या कितना है 41 और टोटल स्वरों का संख्या है 11, ठीक है। उसके बाद देखो टोटल व्यंजनों का संख्या है 41, रुको देखो टोटल व्यंजनों की संख्या है 41, टोटल ये क्या है कि स्वरों की संख्या है 11, तो टोटल मिल कर क्या होता है, टोटल मिल कर क्या होता है, क्या है 52 हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि आपको स्पर्श व्यंजन पर पूछा जाएगा तो 25 होगा, और अंत्यस्थ व्यंजन यदि आपको पूछा जाएगा तो वो हो गया 4 हो गया, और ऊष्म व्यंजन यदि 4 हो गया, और संयुक्त हो गया 4, ठीक है। ये इतना ही है, वो सिर्फ इतना ही है। और आपको अल्प प्राण यदि याद रखना होगा तो स्पर्श व्यंजन वर्ण में, ये तो स्पर्श व्यंजन वर्ण है ना, रुको 1 मिनट, हाँ ये जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है तो आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा 1 2 सॉरी 1 3 और 5, और महाप्राण है 2 और पर, देखिए एक टोटल 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5 पाँचवा ये, ठीक है। उसके बाद ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। ये देखो ये हो गया अल्प प्राण, और ये 2 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। ये देखते हैं 3 4 5 और 2, ये हो गया अल्प प्राण, ये हो गया, ठीक है। और अघोष और सघोष, अघोष और सघोष में क्या है, पहला 2 को और अघोष बोलते हैं और उसको सब सघोष बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल व्यंजनपन। यदि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। और यदि मेरा चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करो व्हाट्सएप में, और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस लिंक पे चले जाना, ओके। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ज्वाइन हो जाना, ओके। थैंक यू, जय जगन्नाथ।